संस्कार। जब एक बहू ने तोड़ा घर परिवार। नई मारुति दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। शायद भैया के ससुराल वाले आए थे। बाबूजी चुपचाप दरवाजे की ओर में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और माँ, जो पीछे आंगन में झाड़ू दे रही थी, भाभी की आवाज़ लगाते ही हड़बड़ी में अस्त व्यस्त साड़ी में ही बाहर दौड़ आई। आते ही भैया की छोटी साली ने रिंकू को गोद में भर लिया और अपने साथ लाए हुए कई कीमती खिलौने देकर उसे बहलाने लगी। ड्राइंग रूम में भैया के सास ससुर तथा भाभी भैया की गपशप आरंभ हो गई। भाभी ने माँ को झटपट नाश्ता और चाय बनाने को कह दिया। माँ ने मुझसे पूछकर अपनी मैली साड़ी बदल डाली और रसोई में व्यस्त हो गई। माँ और बाबूजी के साथ ही ऐसा समय मुझे भी बड़ा कष्टकर प्रतीत होता था। इधर भैया भाभी के हंसी ठटे और उधर माँ के ऊपर बढ़ता बोझ। यह वही माँ थी जो भैया की शादी से पूर्व कहा करती थी, इस घर में जल्दी से बहू आ जाए, फिर तो मैं ऐसो आराम की ज़िंदगी जीऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी, ठाठ से रहूँगी, और फिर तो मैं पलंग पर ही पानी मंगा कर पीऊँगी। और बहू के आने के बाद कई बार पानी का गिलास भी बहू के हाथ में थमाना पड़ता था। जिस दिन भैया के ससुराल वाले आते थे, माँ कप प्लेट धोने और बर्तन मांजने का काम और भी फुर्ती से करने लगती थी। घर के छोटे बड़े काम से लेकर बाजार से खरीदारी करने तक का सारा भार बाबूजी पर एक मुश्त टूट पड़ता था। कई बार यह सब देखकर मन भर आता था, क्योंकि उन लोगों के आते ही माँ बाबूजी बहुत छोटे पड़ जाते थे। दरवाजे के बाहर बच्चों का शोरगुल सुनकर मैंने बाहर झांक कर देखा। कई मैले कुचैले बच्चे चमचमाती कार के पास एकत्र हो गए थे। भैया थोड़ी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर निकलकर देख लेते थे और बच्चों को इस तरह डांटते खदेड़ते थे मानो वे कोई आवारा पशु हों। भैया के सास ससुर के मध्य रिंकू की पढ़ाई तथा संस्कारों के बारे में वाक युद्ध छिड़ा हुआ था। रिंकू बाबूजी द्वारा स्थापित मोहल्ले के ही शिशु विहार में पढ़ता था, किंतु भाभी और उनके पिताजी का इरादा रिंकू को किसी पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलवाने का था। भाभी के पिताजी बोले, इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा तो संस्कार भी बदलेंगे, वरना यहाँ रहकर तो बच्चा खराब हो जाएगा। इससे पहले भी रिंकू को पब्लिक स्कूल में भेजने की बात को लेकर कई बार भैया भाभी आपस में उलझ पड़े थे। भैया खर्च के बोझ की बात करते थे तो भाभी घर के खर्चों में कटौती करने की बात कह देती थी। वह हर बार दमक कर एक ही बात कहती थी, लोग पागल नहीं हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, इन स्कूलों के बच्चे ही अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। भैया निरुत्तर रह जाते थे। बड़े उत्साह से भाभी ने स्कूल से फॉर्म मंगवाया था। रिंकू को किस प्रकार तैयारी करानी थी, इस विषय में मुझे भी कई हिदायतें दी थी। वह स्वयं सुबह जल्दी उठ रिंकू को पढ़ाने बैठ जाती थी। उन्होंने कई बातें रिंकू को तोते की तरह रटा दी थी। वह उठते बैठते सोते जागते उस छोटे से बच्चे के मस्तिष्क में कई तरह की सामान्य ज्ञान की बातें भरते रहती थी। अब माँ और बाबूजी के साथ रिंकू का खेलना पूरी तरह से बंद हो गया था। एक दिन वह माँ बाबूजी के सामने ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने लगा। भाभी उबलती हुई आई और तमक कर बाबूजी को भला बुरा कहने लगी, आप रिंकू की ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। असभ्य, गंदे और निरक्षर बच्चों के साथ खेलेगा तो क्या सीखेगा। और बाबूजी ने उसी समय दुलारते हुए रिंकू को अपनी गोद में भर लिया था। भाभी की बात सुनकर मेरे दिल में हलचल सी मच गई थी। ये अमीर लोग क्यों इतने भावना शून्य होते हैं। भला बच्चों के बीच असमानता की खाई कैसी। बच्चा तो बच्चों के साथ ही खेलता है। एक मुरझाए हुए फूल से हम खुशबू की आशा कैसे कर सकते हैं। क्यों नहीं सोचती भाभी यह सब कुछ। एक दिन उबलता हुआ दूध रिंकू के हाथ पर गिर गया था। वह दर्द से तड़प रहा था। सारा मोहल्ला परेशान होकर एकत्र हो गया था। तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के सुझाव। बच्चे तो रिंकू को छोड़कर जाने को ही तैयार नहीं थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब भाभी के मुंह से उन बच्चों के प्रति वात्सल्य के दो बोल भी नहीं फूटे। वह उनकी भावनाओं के साथ उमड़ते हुए प्यार के साथ तालमेल ही नहीं बैठा पाई थी।
भाभी भी क्या करती, उनके स्वयं के संस्कार ही ऐसे बने थे। वह एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखती थी, या यूँ कहें कि वह एक अमीर घर की लड़की थी। पिता और भाइयों का लंबा चौड़ा व्यवसाय है। कॉलेज के ज़माने से ही वह भैया पर लट्टू थी। उनका प्यार दिनों दिन बढ़ता गया। मध्यम वर्गीय भैया ने कई बार अपनी परिस्थिति की यथार्थता का बोध कराया, लेकिन वह तो उनके प्यार में दीवानी हुई जा रही थी। उन्होंने सम विषय ऊंच नीच का विचार न करके भैया को अपना जीवन साथी स्वीकार ही लिया। जब इस घर में आने के बाद एक अभावों का खाता खुलने लगा तो वह एकाएक जैसे ढहने सी लगी थी। उन्होंने ही ड्राइंग रूम की सजावट और संगीत की धुनों को पहचाना था। इंसान के साथ जज्बाती रिश्तों को वह क्या जाने। वह अभावों की परिभाषा से बेखबर रिंकू को अपने भाइयों के बच्चों की तरह ढालना चाहती थी। भैया की औकात, भैया की मजबूरी और भैया की हैसियत का अंदाज़ा उन्हें क्यों होता। कभी कभी ग्लानि तो भैया पर भी होती थी। वह कैसे भाभी के ही सांचे में ढल गए थे। क्या वह भाभी को अपने अनुरूप नहीं ढाल सकते थे। रिंकू टेस्ट में पास हो गया था। भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। मानो उनकी कोई मनमागी मुराद पूरी हो गई थी। अब वह बड़ी खुश खुश नजर आने लगी थी। जुलाई से रिंकू को स्कूल में भेजे जाने की तैयारी होने लगी थी। नए कपड़े बनवाए गए थे। जूते, टाई तथा अन्य कई ज़रूरत की वस्तुएं खरीदी गई थी। अब तो भाभी रिंकू के साथ टूटी फूटी अंग्रेजी में बातें भी करने लगी थी। उसे शिष्टाचार सिखाने लगी थी। भाभी रिंकू को जल्दी उठा देती थी। बेटा, देखा नहीं तुम्हारे मामा के रितु, पिंकी कैसे अपने हाथ से काम करते हैं। तुम्हें भी काम स्वयं करना चाहिए। थोड़ा चुस्त बनो। भाभी उस नन्ही जान को चुस्त बनना सिखा रही थी, जिसे खुद चुस्त का अर्थ मालूम नहीं था। माँ और बाबूजी रिंकू से अलग होने की बात सोचकर अंदर ही अंदर विचलित हो रहे थे। आखिर रिंकू के जाने का निश्चित दिन आ गया था। स्कूल ड्रेस में रिंकू सचमुच बदल गया था। वह जाते समय मुझसे लिपट गया। मैंने उसे बड़े प्यार से पुचकार कर समझाया, तुम वहाँ रहने नहीं, पढ़ने जा रहे हो। वहाँ तुम्हारे जैसे बहुत से बच्चे होंगे। उनमें से कई तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनके साथ पढ़ना, उनके साथ खेलना। तुम हर छुट्टी में घर आ जाओगे। फिर माँ बाबूजी भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। भाभी भी उसे समझाती रही। तरह तरह के प्रलोभन देकर माँ और बाबूजी के कंठ से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बस वे बार बार रिंकू को चूम रहे थे। रिंकू की विदाई का क्षण मुझे भी रुला गया। बोगनवेलिया के फूलों से ढके दरवाजे के पास से विदाई के समय हाथ हिलाता हुआ रिंकू, माँ और बाबूजी के उठे हाथ तथा आंसुओं से भीगा चेहरा, उस खामोश वातावरण में एक आवाज़ उभरती रही थी। बोगनवेलिया के फूलों की पुरानी पंखुड़ियाँ हवा के तेज झोंकों से खरखर नीचे गिरने लगी थी। उसके बाद उसमें संस्कार के नए फूल खिलेंगे और अपनी महक बिखरेंगे।